जय श्री गणेश मित्रों। आज बात करते हैं उज्जैनी के ऐतिहासिक महत्व की। उज्जैन जो नगर है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में आज बात करते हैं। उज्जैन अभी कल ही हम उज्जैन थे तो उज्जैन के इतिहास के बारे में अध्ययन करने को मिला। तो कहते हैं कि इसका इतिहास जो है उसके प्रमाण ईसा से 600 वर्ष पूर्व मिलते हैं। तत्कालीन समय में भारत में जो 16 जनपद थे उनमें अवंती जनपद भी एक था। अवंती उत्तर एवं दक्षिण इन दो भागों में विभक्त होकर उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भाग की राजधानी थी महिष्मति। उस समय चंद्र प्रद्योत नामक सम्राट सिंहासनारूढ़ थे। प्रद्योत के वंशजों का उज्जैन पर ईसा की 3री शताब्दी तक प्रभुत्व रहा। पौराणिक संदर्भ के बारे में अगर इसकी बात करें तो उज्जैनी के प्राचीन इतिहास के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। ये निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उज्जैनी की नींव सर्वप्रथम किसने डाली। कतिपय विद्वान जन अच्युतगामी को उज्जैनी को बसाने वाला मानते हैं, किंतु प्रामाणिकता के आधार पर इतिहास भी मौन है। पुराणों के आधार पर उज्जैनी के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। स्कंद पुराण के अनुसार त्रिपुर राक्षस का वध करके भगवान शंकर ने उज्जैनी बसाई थी। त्रिपुर राक्षस का वध करके। इसी प्रकार अवंती खंड में भी विस्तार पूर्वक वर्णन से सनकादिक ऋषियों द्वारा दिया नामोल्लेख उज्जैनी बताया गया है। सनकादि ऋषियों के मुख से भी उज्जैनी नाम निकला है। उज्जैनी की ऐतिहासिकता का प्रमाण ईसा पूर्व सन 600 यानी कि 2600 साल से भी ज़्यादा पहले तत्कालीन समय में भारत में जो 16 जनपद थे उनमें अवंती जनपद भी एक था। अवंती उत्तर एवं दक्षिण इन दो भागों में विभक्त होकर उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मति थी। उस समय चंद्र प्रद्योत नामक सम्राट सिंहासनारूढ़ थे। प्रद्योत के वंशजों का उज्जैन पर ईसा की 3री शताब्दी तक प्रभुत्व रहा। मौर्य साम्राज्य के उदय होने पर मगध सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक उज्जैनी के समय नियुक्त हुए। बिंदुसार की मृत्यु उपरांत अशोक ने उज्जैनी के शासन की बागडोर अपने हाथों में ली और उज्जैनी का सर्वांगीण विकास किया सम्राट अशोक ने। और उसके पश्चात उज्जैनी दीर्घ काल तक अनेकों सम्राटों का उतार चढ़ाव देखती रही। 7वीं शताब्दी में उज्जैन कन्नौज के हर्षवर्धन साम्राज्य में विलीन हो गया। हर्षवर्धन भी राजा रहा उज्जैन का। उस काल में उज्जैन का सर्वांगीण विकास भी होता रहा। हर्षवर्धन के काल में भी, अशोक के काल में भी। सन 648 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात 9वीं शताब्दी तक उज्जैन परमारों के आधिपत्य में आया, जो 11वीं शताब्दी तक कायम रहा। इस काल में उज्जैन की उन्नति होती रही। परमार काल में भी। इसके पश्चात उज्जैन चौहान और तोमर राजपूतों के अधिकारों में आया भाई। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली का शमशुद्दीन इल्तुतमिश विदिशा विजय करके उज्जैन की ओर आ गया। यहाँ उस क्रूर शासक ने उज्जैन को न केवल बुरी तरह लूटा, 1235 की बात है, अपितु उनके प्राचीन मंदिरों एवं पवित्र धार्मिक स्थानों का वैभव ही नष्ट कर दिया। उसके बाद 500 साल बाद सन 1737 में उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में आया। उनका सन 1880 ईस्वी तक एक छत्र राज्य रहा सिंधिया वंश का, जिसमें उज्जैन का सर्वांगीण विकास होता रहा। राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उज्जैनी में आज भी अनेक धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थान हैं, जिनमें भगवान महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर, 24 खंबा देवी, 64 योगिनियाँ, 24 खंबा देवी के आगे तो हम खाना खाया हमने कल, नगरकोट की रानी, हरसिद्धि माँ, गढ़ की कालिका, संदीपनी ऋषि का आश्रम, काल भैरव, विक्रांत भैरव, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धवट, गजलक्ष्मी मंदिर, बृहस्पति मंदिर, नवग्रह मंदिर, भूखी माता, भर्तृहरि की गुफा, बाबा मत्स्येंद्रनाथ की समाधि, कालिया देव पैलेस, कोठी महल, घंटा घर, जंतर मंतर, देखो जंतर मंतर, चिंतामण गणेश भी शायद हमने देखे कल, 84 महादेव मंदिर, सप्तसागर, नवनारायण आदि प्रमुख हैं। इतिहास काल में पूर्व महाभारत में विद और अनुविद उज्जैनी के शासक बताए गए भाई, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। विद और अनुविद बौद्ध काल में एक विस्तृत राज्य के रूप में था, जिसमें उज्जैनी की एक बड़ी व्यापारिक मंडी के रूप में विकसित थी। पाली साहित्यों के अनुसार ये नगरी राजा चंद्र प्रद्योत की राजधानी थी। राजा गौतम बुद्ध का समकालीन था ये राजा।
उसके 3 पुत्र तथा वासवदत्ता नामक एक पुत्री थी। वासवदत्ता ही बाद में कौशल सम्राट उज्जैन की प्रधान रानी हुई। धम्मपद के टीका में भी इसका उल्लेख है। दंडिन ने इसी आधार पर वासवदत्ता लिखी। मंझिम निकाय से पता चलता है कि राजा चंड प्रद्योत ने आसपास के राजाओं को अपने आधिपत्य में कर लिया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित कर लिया था। अब बात करते हैं राजा गर्द भिल्ल की। उज्जैन में पहली शताब्दी के आरंभ में राजा गर्द भिल्ल का शासन था, यानी कि भील राजा होगा कोई। वे एक वीर राजा थे जिनके पराक्रम से शक शासक भी डरते थे। गर्द भील जनजाति से संबंधित थे और पूरी ओडिशा में गर्द भिल्ल शासक हुआ करते थे जो भील जनजाति के होते थे। सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बात करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य गर्द भिल्ल वंश के शासक थे भाई, भील जाति से भील वंश के शासक थे। उनके पिता राजा गर्द भिल्ल थे। भारत में शकों को बुलाने का श्रेय कालकाचार्य नामक साधु को है। शकों ने उज्जैन के शासक गर्द भिल्ल को युद्ध में हराकर उज्जैन पर अधिकार जमा लिया तथा तब राजा गर्द भिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पिता को हरा दिया था। विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर उज्जैन में पुनः गर्द भिल्ल साम्राज्य स्थापित किया और वे इस देश के महान सम्राट कहलाए। अब मगध के अधीन कैसे हुआ है? इसके बाद ईसा से 4वीं सदी पूर्व यह मगध साम्राज्य का अधीन हो गया। ईसा से 4वीं सदी यानी कि 2400 साल पहले मौर्य साम्राज्य में अवंती प्रांत की राजधानी के रूप में था। पाटलिपुत्र की भांति शहर का प्रबंध भी एक नगर व्यक्षिका समिति के अंतर्गत होता था। वहाँ मौर्य साम्राज्य की ओर से एक राज्य प्रतिनिधि रहने लग गया। सम्राट अशोक को उसके पिता बिंदुसार ने मालवा का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अपने पिता के मृत्युपरांत वो यहीं रह गए। मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही उज्जैन की प्रभुता भी घटने लगी भाई, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद। टालेमी के अनुसार यह ओजन चेस्टन की राजधानी थी। चेस्टन पर क्षत्रप राजाओं का शासन था। कुछ ही समय बाद गौतम पुत्र शातकर्णी ने चेस्टन को हराकर इस पर अपना अधिकार कर लिया। सातवाहनों का अधिकार भी उज्जैन पर अधिक दिनों तक नहीं रह सका। रुद्रदमन ने अवंती तथा अन्य प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। आंध्र तथा गिरनार अभिलेख इसके प्रमाण हैं। इस समय उज्जैन पुनः क्षत्रपों की राजधानी बन गई। प्रतापी शासक विक्रमादित्य ने काल के संबंध में बहुत मतभेद हैं। कहा जाता है कि बर्बर शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत करने का श्रेय विक्रमादित्य अपने नवरत्नों के साथ ही यहाँ राज्य सभा करते थे। इन नवरत्नों में मेघदूत के रचयिता कालिदास भी थे। देखो कालिदास का भी यहाँ से संबंध है। विक्रमादित्य जिसने विक्रमी संवत चलाया उसका भी उज्जैन से संबंध है। अब हर्षवर्धन के अधीन जब ये हुआ उसके बारे में बात करते हैं। 7वीं शताब्दी में आज से 1300 साल पहले 1300 साल पहले उज्जैन कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के राज्य में सम्मिलित हो गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा कि इस काल में भी ये एक प्रसिद्ध नगर था। यहाँ के लोग समृद्ध थे। उनकी चाल ढाल सौराष्ट्र के लोगों जैसी थी। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में राज्य निपलव हुआ। इससे उज्जैन भी प्रभावित हुआ और 9वीं सदी के आरंभ में राजपूतों का उदय हुआ। उज्जैन परमार राजपूतों का आधिपत्य में आ गया। 12वीं शताब्दी तक वे इस पर शासन करते रहे। 9वीं शताब्दी से 12वीं तक। इसी काल में गुजरात के चालुक्य, चेदी के कलचुरी, बुंदेलखंड के चंदेल और मान्यखेत के राजाओं तथा कई अन्य राजपूत वंश बारी बारी से उज्जैन पर आक्रमण करते रहे। इससे उज्जैन की स्थिति खराब होती गई। परमारों के पतन के पश्चात यहाँ तोमर राजपूतों का राज्य रहा, किंतु इसके पश्चात से उज्जैनी का अधपतन आरंभ होना शुरू हो गया। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उज्जैनी में लूटपाट की। 1235 की बात है भाई। और अनेक मंदिरों को तोड़ डाला। महाकाल मंदिर से महादेव की स्वर्ण मूर्ति तथा कई अन्य मूर्तियों को अपने साथ दिल्ली ले गया। इल्तुतमिश ले गया, जो गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्ताना। अब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, उससे कैसे जुड़ा था उज्जैन। सन 1401 से लेकर 1551 तक ये नगरी दिल्ली सल्तनत के अधीन रही। सन 1551 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उज्जैन को अपने अधिकार में कर लिया। फिर हुमायूं ने बहादुर शाह को युद्ध में परास्त करके गुजरात के सरदार मल्लुक से उज्जैन छीन लिया। किंतु हुमायूं के चले जाने के पश्चात मलूक खां ने उज्जैन पर पुनः अधिकार कर लिया। 1536 में उसने कादिर शाह नाम से अपने को मालवा का शासक घोषित कर दिया और 1542 में शेर शाह ने मालवा जीतकर उज्जैन पर कब्जा कर लिया। सन 1554 तक यहाँ पर सूर्यवंश का शासन रहा।
शासक शुजात खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाज बहादुर स्वतंत्र हो गया और सन 1658 में उज्जैन के समीप ही औरंगजेब और उसके भाई मुराद ने राजकुमार दारा की ओर से लड़ रहे जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह को परास्त कर दिया, हरा दिया। किसने? औरंगजेब ने। इस काल में भी उज्जैन की शोभा व प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। सन 1733 में मोहम्मद शाह ने अचानक जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह को उज्जैन का प्रांताध्यक्ष सूबा नियत कर दिया। इसके बाद उज्जैन की पुनः उन्नति शुरू हो गई। देखो, ये जसवंत सिंह जब अपरास्त हो गए थे और जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह को उज्जैन का प्रांताध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आप जो देखते हैं सवाई जयसिंह ने ही वेधशालाएँ बनवाई थी, जिनको जंतर मंतर बोलते हैं दिल्ली में, वही उज्जैन में भी है। उज्जैन की मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। उज्जैन के ऐतिहासिक स्रोतों में मुद्राओं का विशेष योगदान है। इस नगरी के नाम से प्रसिद्ध उज्जैन मुद्रा यहाँ की राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक इतिहास पर प्रकाश डालती है। इन सिक्कों पर एक प्रकार का चिन्ह खुदा हुआ होता था, जिसमें धन चिन्ह के चारों सिरों पर एक एक बिंदु बनाई गई होती थी। इन चिन्हों के अनेक विस्तृत रूप भी पाए गए हैं, जो संभवतः शुभ संकेत, द्योतक, स्वस्तिक का ही रूपांतर है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि धन चिन्ह व उसके चारों तरफ बने बिंदुओं से उज्जैन के चारों तरफ बसे नगरों एवं समृद्ध क्षेत्रों से उसका संबंध का बोध होता है। इसी प्रकार के चिन्ह सुदूरवर्ती आंध्र प्रदेश के राजाओं के सिक्कों पर भी मिलते हैं दक्षिण में। इससे उज्जैन के विस्तीर्ण क्षेत्र, उसकी घनी बस्ती, उसके संपर्क, आवागमन तथा व्यावसायिक संबंधों का पता चलता है। ईसा पूर्व 4वीं तथा 3री सदी में, मौर्य काल के आसपास की बात है, तक यहाँ आहत मुद्राओं का प्रचलन रहा। यहाँ की कुछ आहत मुद्राएं अन्य समकालीन आहत मुद्राओं से अलग हैं। तक्षशिला और कौशाम्बी की कुछ चिन्हांकित मुद्राएं महाश्वर और उसके आसपास कसरावद नामक स्थान पर मिली हैं। ये सभी तांबे की हैं, जो मुद्रा शास्त्र के सिद्धांतानुसार अधिक दूर तक प्रवास नहीं करते। इसके बाद से उज्जैन चिन्ह वाली मुद्राएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। चिन्हांकित मुद्राओं के बाद अंतर्जातीय और स्थानीय मुद्राओं का काल माना जाता है, जो चिन्हित सिक्कों के ही परिवर्धित रूप कहे जा सकते हैं। मुद्रा शास्त्र में इन मुद्राएं 7 वर्गों में विभक्त की गई है। ये मुद्राएं, उनके भी कई उपवर्ग हैं। जैसे ज़्यादातर मुद्राएं अभिलेखहीन हैं, जिससे उनके कालक्रम को जानने का एकमात्र साधन अंकित चिन्ह नहीं है। संभवतः 2री सदी के मध्य से ही मुद्राओं पर लेख आने शुरू हुए। उज्जैन की मुद्राओं पर जीनीय शब्द मिलता है। इसके बाद की मुद्राओं में स्थान के साथ साथ शासकों के नाम भी आने लगे, जो अंततः शासकों के नाम के रूप में रह गए, बाद में विरुद्धों से युक्त हो गया। इस श्रेणी के सिक्कों में वैसे हैं जिनमें एक और जिष्णु शब्द ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ और दूसरे शंख, चक्र और त्रिपुंड का आकार है। वैसे तो उज्जैन शैव मत के केंद्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन सिक्कों में शंख भी है, चक्र भी है आदि का देखना ये निश्चित करता है कि वैष्णव भी यहाँ प्रबल रूप में रहे हैं। लिपि की दृष्टि से मुद्राएं 4वीं सदी की लगती हैं, जो गुप्त काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 ईस्वी तक के सिक्कों का यहाँ मिलना बताता है कि पश्चिमी मालवा पर अधिकार करने वाला वह पहला गुप्त नरेश था। गुप्त काल, आहा, स्मृति का काल था गुप्त काल। मुद्राओं पर अंकित अधिकार करने वाला वह पहला गुप्त नरेश था। मुद्राओं पर अंकित जिष्णु संभवतः इस भूभाग पर अधिकार करने वाले चंद्रगुप्त द्वारा प्रचलित मुद्राएं हो सकती हैं, जिसका अर्थ है जयशील। यहाँ कुछ ऐसी मुद्राएं भी बनी हैं जिनके एक और कलश या सिंह है और दूसरी ओर कुछ बिखरे अक्षर, जिन्हें मिलाकर रामगुप्त शब्द बनाता है। रामगुप्त चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था और उसके पूर्व का शासक भी था। ये मुद्राएं गुप्त काल के अन्य मुद्राओं से कुछ हद तक असमानताएं रखती हैं। इसका आकार और तोल गुप्त मुद्राओं से भिन्न मालव मुद्राओं के जैसा है, जिससे पता चलता है कि गुप्त शासकों ने मुद्राएं ढालने में मालव सिक्कों का ही अनुसरण किया। इससे स्पष्ट हो जाती है कि समय तक निश्चित रूप से ही मालव जाति के लोग यहाँ कर बस गए थे। गुप्त काल के बाद उज्जैन के इतिहास की जानकारी के कई अन्य स्रोत भी सामने आ जाते हैं। सिक्के विशेषतः इसमें सहायता नहीं देते। उत्खनन, अब देखिए उत्खनन किया गया, खुदाई की गई। राज्य पुरातत्व विभाग ने यहाँ के 3 स्थलों वैश्य टेकड़ी, कुम्हार टेकड़ी और गढ़ भैरवगढ़ में उत्खनन करवाया, खुदाई करवाई। इसमें कई मृत भांड, मिट्टी के भांड व उसके टुकड़े, विविध प्रकार के मार्ग, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, पाषाण एवं ताम्र की मुद्राएं और कई अस्थि प्राप्त हुई, हड्डियाँ। इस खुदाई में गृह निर्माण शैली की जानकारी भी मिली। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ के 3 स्थलों वैश्य टेकड़ी, कुम्हार टेकड़ी और गढ़ तथा भैरवगढ़ के में उत्खनन करवाया। इसमें कई मृत भांड व उसके टुकड़े, विविध प्रकार के मणि, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, पाषाण ताम्र मुद्राएं, अस्थियां प्राप्त हुई।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गढ़कालिका के मंदिर के निकट खुदाई करवाई। स्थान के विधिवत खुदाई से कई पुरातात्विक साक्ष्य सामने आए। उत्खनन से पता चलता है कि ये स्थान ईसा पूर्व 7वीं सदी से लेकर मध्यकाल के अंत 14वीं सदी तक बसा हुआ था। शुरू की 2 शताब्दियों के बारे में पता चलता है कि यहाँ की बस्ती के आसपास मिट्टी का प्राकार बना था, जिसमें लोहे तथा बांस का प्रयोग किया गया। प्राकार का पश्चिमी भाग नदी के बाहरी हिस्से में लकड़ी के दूहों और पट्टियों की एक सुव्यवस्थित कतार बनाई गई थी। प्राकार के बाहरी किनारों में छोड़े हुए जगह संभवतः इसके प्रवेश द्वार थे। घर मिट्टी, पत्थर व पक्की ईंटों के बनते थे। निम्न श्रेणी के लोग प्राकार के बाहर रहते थे। 9वीं सदी ईसा पूर्व से लोगों का जीवन स्तर समुन्नत होता चला गया। किले को पानी से बचाने के लिए उसकी भीत कुछ उठा दी गई तथा बाहर की एवं तरफ एक ईंट की दीवार बना दी गई। फर्श में प्लास्टर का प्रयोग किया। घरों की छड़ें लंबे कवेलुओं से ढकी होती थी। ईंटों के तलघर भी बनने लग गए। धीरे धीरे लोहे व तांबे का व्यवसाय बढ़ा। लोहे से भांति भांति के औजार बनाए जाने लगे। खुदाई में उस समय की एक भट्ठी का भी प्रमाण मिलता है। कई स्थानों पर मिट्टी और मूल्यवान पत्थरों से बनी गुटकाएँ भी मिली। संभवतः इन तैयार वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था। इसके अलावा यहाँ हाथीदांत, पक्की मिट्टी व पत्थरों की बनी वस्तुएं, केश, संवर्तिकाएँ, बुनने की सूचियाँ, खेल के पासे, चूड़ियाँ, बाजूबंद, कंघे, दर्पण और के हत्थे आदि कई चीज़ें मिली हैं जो वहाँ के लोगों की समुन्नत दिनचर्या का मान कराती हैं। धीरे धीरे वस्तुओं की बनावट सुगढ़ होती गई। ताम्र मुद्राओं में कई विविधताएँ आ गई, कई तरह की। इनकी संख्या भी पहले की अपेक्षा बढ़ गई। 14वीं सदी के आते आते मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ की सभ्यता के ह्रास के अंदर बहुत कुछ किया। लोग इन पुरातात्विक स्थलों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर बस गए। तो मित्रों, ये था इसका ऐतिहासिक प्रमाण। और हमने कल और परसों यात्रा की है उज्जैन और इंदौर की। तो उज्जैन के अंदर अभी जो महाकाल मंदिर के हमने भगवान शंकर के दर्शन किए और साथ साथ वहाँ बने उस कॉरिडोर के अंदर हम बहुत घूमे। और कॉरिडोर के अंदर कितनी पौराणिक जो है कथाओं से संबंधित भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई थी। वहाँ बहुत हमें आनंद आया, बहुत घूमे, क्योंकि ये प्राचीन नगरी है, कालिदास की नगरी है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की नगरी है, धर्म की नगरी है, भगवान शंकर की नगरी है, भैरव जी की नगरी है और न्याय की नगरी है। क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ सिंधिया वंश के शासकों में भी रानी अहिल्याबाई जी ने भी बहुत अच्छा शासन किया और बहुत सारी धार्मिक जो है उन्होंने धार्मिकता को बढ़ावा दिया। बहुत सारे घाटों का जीर्णोद्धार कराया और न्याय के मामले में भी बहुत प्रसिद्ध थी। अभी जो अहिल्याबाई होलकर जो यहाँ एयरपोर्ट बनाया गया है वो अहिल्या देवी, रानी अहिल्या देवी जी के ऊपर ही, उनके नाम के ऊपर ही बनाया गया है। और वहीं जो है एक वहाँ का इंदौर की जो है कुल देवी, उस नगर देवी का जो है मंदिर भी है। तो वहाँ भी हमने दर्शन की। ये देखिए भगवान शंकर हलाल पी रहे हैं। एक तरफ दैत्य हैं, दूसरी तरफ राक्षस हैं और समुद्र मंथन हो रहा है और भगवान शंकर ने उस हलाल को पी लिया। तो इस तरह से भोलेनाथ को जो है भगवान शिव को ही दिखाया गया है कि वो अपने अंदर सब कुछ समा लेते हैं, सब बुराइयों को, सब मतलब इतने उनके अंदर क्षमता है भगवान के अंदर कि वो जो है जो भक्तों के कष्टों को हरने के लिए हलाल तक पी सकते हैं। तो हमने यहाँ पार्वती जी की का विग्रह भी देखा, जहाँ गणेश छोटे बाल के रूप में और साथ साथ भगवान शंकर के दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी भी बने हुए थे। उधर वहाँ के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भी जो है वो मूर्ति बनी हुई थी। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा इसके अंदर घूम के। बहुत ही दर्शनीय भी था और इतिहास को भी अपने अंदर समेटे हुए था और सुंदरता में भी बहुत ही अच्छा था। तो इसमें घूमकर हमारा तो मन ही नहीं भरा। और घूमते घूमते ये देखा कि कॉरिडोर जो है बिल्कुल महाकाल जी के मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएं, भगवान महाकाल के दर्शन करने जाएं, तो आप अपना मोबाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है, गैजेट्स जो है अपने रूम पर या अपने जहाँ भी आपने कोई होटल धर्मशाला ले रखी है वहीं जो है छोड़ाएं। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो है, यहाँ के जो मंदिर हैं, बहुत मंदिरों की नगरी है ये, उज्जैन भी और इंदौर भी। तो साथ साथ यहाँ जो होटल हैं वो बहुत सस्ते आपको मिल जाएंगे। 700 से 800 रुपये में होटल मिल जाएगा। अभी 4 लोग बड़े आराम से रह सकते हैं। वो रूम हमें केवल 800 रुपये में मिला और भगवान के दरबार के बिल्कुल नज़दीक था।
बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर हमें मिला था। वहीं बड़ा गणेश का मंदिर भी बराबर में था, वो उसके भी हमने दर्शन किए। फिर हम जो है काल भैरव जी को हमने मदिरा पीते हुए हमने दर्शन किए। उनके इतवार का दिन था तो काल भैरव जी मदिरा पी रहे थे। बाहरी उज्जैन के उस बाहर बना हुआ था ये मंदिर, 8-9 किलोमीटर महाकाल मंदिर से। और साथ ही वहाँ हमने मंगलनाथ मंदिर के दर्शन भी किए, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो मंगलनाथ मंदिर के अंदर लोग आते हैं तो वो किस लिए आते हैं कि वो मंगल दोष के लिए आते हैं। उनका मंगल दोष जिन लोग को मिटाना चाहते हैं, मांगलिक दोष के लोग, मंगल दोष मिटाने के लिए मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, वहाँ पूजा करवाते हैं। और इस प्रकार से इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और शिप्रा नदी, पवित्र नदी शिप्रा नदी वहाँ बह रही है, उसके किनारे पर ही बहुत ऊंचाई पर ही मंदिर बनाया गया है। और साथ ही साथ भैरव जी का मंदिर उसके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो हमने तो उसमें ऑटो से वहाँ जो है वहाँ घूमे हम ऑटो से। और साथ में हमने भगवान महाकाल का जो ये विग्रह है, यहाँ जो है लोग अपने काल सर्प दोष को समाप्त करने के लिए भी अपना या अपनी संतानों का वहाँ जो है भगवान की पूजा करते हैं। ताम्र के या चांदी के जैसी श्रद्धा है उसके हिसाब से, आर्थिक स्थिति उसके हिसाब से नाग नागिन का जोड़ा भगवान को समर्पित करते हैं और काल सर्प दोष की पूजा भी करवाते हैं। क्योंकि इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो भौगोलिक दृष्टि से भी, ऐतिहासिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से हर तरह से ये जो स्थान है उसका अपना महत्व है। तो ये हम अभी कॉरिडोर में, देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, कॉरिडोर में हम घूम रहे हैं। ये बनाया गया है जिसमें जो इतिहास समेटे हुए सारा कॉरिडोर। देखिए भगवान कृष्ण हैं और चक्रधारी भगवान कृष्ण। तो बहुत ही अच्छा लगा, सस्ती चीज़ें लगी। खाना 100 रुपये में बिल्कुल सात्विक खाना मिल रहा था मंदिर के पास। और वहाँ हमने कृष्ण मंदिर भी देखा, पुराना सिंधिया परिवार के फ़ोटो भी उसमें लगे हुए थे। तो ये बहुत सारे बहुत फेमस मंदिर हैं वहाँ। उनमें से हमने महाकाल मंदिर के जाते ही दर्शन किए। केवल 15 मिनट में दर्शन हो गए, लेकिन मोबाइल जमा करवाने में और मोबाइल को वापस लेने में ज़्यादा समय लगा। तो मैं आपसे ये सुझाव दूंगा मैं दर्शकों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, कि वो लोग अपनी चप्पलें भी अपने रूम पर ही छोड़ दें, अगर आपका रूम जो है मंदिर के नज़दीक है तो। और हम तो ऑटो में भी नंगे पैर ही चले गए थे, भैरव मंदिर भी और मंगलनाथ मंदिर भी। अपने चप्पल, जूते और मोबाइल वहीं छोड़ दिया था हमने रूम पे, होटल रूम पे। तो इस तरह से आप निश्चिंत हो जाते हैं, आपको समय नहीं लगता कि चप्पल जमा कराओ, चप्पल वापस लो, मोबाइल जमा कराओ, मोबाइल वापस लो, उसमें समय लग जाता है। लेकिन मंगलनाथ मंदिर में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इस प्रकार से भैरव मंदिर में भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी आप मोबाइल ले जा सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो मैं वो मंदिर भी आपको दिखाऊंगा मेरी दूसरी वीडियोज़ के अंदर। तो इस प्रकार से हम जो है एक दिन, जैसे हम वहाँ पहुँचे थे ऊना हिमाचल से चलने वाली एक्सप्रेस से, और वो ट्रेन जो है 11 बजे चली थी। यहाँ अपने दिल्ली का जो एक लोकल जो है स्टेशन है जो बहुत ही फेमस है, वहाँ से लंबे रूट की गाड़ियाँ चलती हैं। उसका मुझे ध्यान याद उतर रहा है मेरे दिमाग से, उसका नाम वहाँ से ये गाड़ी हमने पकड़ी थी 11 बजे ठीक ये गाड़ी चल पड़ी थी। और इसके अंदर फर्स्ट एसी भी है, सेकंड एसी भी है और जनरल के डिब्बे भी हैं। बहुत लंबी गाड़ी है, लेकिन समय थोड़ा फालतू लेती है क्योंकि बहुत सारे स्टॉपेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट एसी में हमने अपना बुक कर लिया था। उज्जैन के लिए बुकिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा जल्दी आपको जो है जब जाना है उससे बहुत पहले आपको बुकिंग के लिए अच्छी सूटेबल ट्रेन और सूटेबल टाइम के हिसाब से वो सिलेक्ट करना होता है। तो वो हमने नहीं कर पाए उतना बढ़िया, हम मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि हमारा विचार एकदम से बन गया था। तो फिर भी अच्छा रहा। ऊना हिमाचल और इंदौर एक्सप्रेस थी वो, आगे उज्जैन हम उतर गए थे, वो आगे इंदौर चली जाती है। तो उससे हम पहुंच गए थे 11 बजे रात को चले थे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी चली थी 11 बजे। और ये जगह जगह रुकती रात को करीब हमें 1 बजे नींद आ गई थी। उसके बाद 6:45-7 बजे आंखें खुली थी हमारी।
तो इसके अंदर एक और चीज़ है कि इसके अंदर खाना इंक्लूड नहीं होता आपकी टिकट के अंदर, फर्स्ट एसी में भी। तो हमने वो खाना ख़रीद के खाया उसमें से। तो कटलेट था, ब्रेड कटलेट वो देखा वहाँ, उसके पास वो देखा, पोहा देखा। तो ज़्यादा टेस्टी फूड तो नहीं होता। मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने, अगर ये ट्रेन आप लेते हैं तो अपने घर का खाना बना कर लेके जाएँ, घर का खाना खाएँ। उसके बाद हमने आते हुए का इंदौर से प्लेन बुक कर लिया, क्योंकि उज्जैन में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इंदौर में एयरपोर्ट है। तो हमने इंदौर जो है से जो है बुक कर रखी थी इंडिगो की फ़्लाइट। उसने थोड़ा सा लेट किया और वहीं हमने मैं और मेरे बच्चों के साथ था, मिसेज़, हमने वहीं करवा चौथ का त्यौहार जो है वही मनाया। ये देखिए हम घूम रहे हैं बाज़ार में और वहीं चंद्र दर्शन भी किए, वहीं जो है सात्विक खाना भी खाया। ये जो है उज्जैन का बाज़ार है, क्योंकि इससे अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे सोमवार था, उस दिन भगवान के दर्शन करके हमें वहाँ से निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो हमने सोच लिया था कि वहाँ जो एयरपोर्ट के पास जो मंदिर है, माता का मंदिर है, एक चीज़ हम नहीं कर पाए, हरसिद्धि माता का मंदिर का आरती हम नहीं देख पाए शाम को, क्योंकि हम बाहर दूर थे मंदिर से, वो घूम रहे थे। और उसके बाद फिर हम वापस अपने रूम पर आ गए थे, रेस्ट किया और सुबह जल्दी उठ गए। खूब बढ़िया नहाए, खूब अच्छा पानी है, कोई ऐसा नहीं लगता साबुन से आपके बाल जो है ख़राब हो जाएंगे। पानी भी अच्छा है यहाँ का, पीने के हिसाब से भी अच्छा है। शिप्रा नदी का बहुत अच्छा पानी था। और यहाँ देखिए सात्विक खाना जो हमने खाया वो दिखा रहा हूँ, 100 रुपये। इसमें 5 रोटी और मिली थी हमें, बाकी पापड़ का टुकड़ा है, चावल है, कढ़ी है, दाल है और आलू की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी है, थोड़ी सी खीरे की सलाद है, क्योंकि प्याज यहाँ चलता नहीं है तो प्याज तो हमें मिला नहीं। और ठीक रहा, अच्छा ही रहा, सात्विक खाना खा लिया एक दिन तो कम से कम। तो ये 100 रुपये में ये थाली मिली थी, और भी अलग से सब्ज़ी भी उन्होंने दे दी थी। तो ये मंदिर के आसपास ही है एक वैष्णव, काफ़ी वैष्णव ढाबे हैं वहाँ, तो आप बड़े आराम से वहाँ अपना बिना प्याज लहसुन का भोजन भी कर सकते हैं। तो हमने वो भोजन किया और चाय बहुत अच्छी मिली वहाँ। येवले नाम का एक दुकान थी, येवले, कोई महाराष्ट्र के येवले ने चाय की दुकान करी होगी, और इतनी बढ़िया चाय, लेकिन थोड़ी महंगी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।